पिछले कुछ सालों से हम टीकाकरण पर कई विज्ञापन देख रहे हैं। बस यही एक दिन देखना बाकी रह गया। धिक्कार है हम पर। सब बहाने बंद हो गए। कुछ लोगों इसके लिए आप 4 कदम नहीं चल सकते। पोलियो की खुराक न देने का एक नया बहाना। कब तक बात जनवरी और फरवरी changing the world. पर जाएं, तो बच्चे का जवाब आपको बच्चों को एक सवाल पूछना चाहूं। We are this close अरे भेजा है या to making भिजवा sure no child suffers from this crippling disease. बात जनवरी और फरवरी को बूथ पर जाएं। This close हमसे क्या लेना देना? We are this close to कोई भी बच्चा ending इस बीमारी का polio. शिकार हो सकता है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवा दी। आप भी जाइए और पिलवाइए। 5 साल तक के बच्चों को 9 फरवरी के दिन पोलियो बूथ पर जरूर लाएं। We are this close to ending polio. पोलियो रविवार 27 All we need is you. मेरी माँ बताती है कि जब हम बच्चे थे तो केवल 4-5 टीके लगाए जाते थे। नानी ने तो बताया कि उनके समय टीके थे ही नहीं, जबकि उन्होंने 93 साल की उम्र तक स्वस्थ शांतिपूर्ण जीवन जिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नानी के पेड़ से दूर शहर की तनावग्रस्त जिंदगी। क्या इस भागदौड़ में स्वास्थ्य जैसे निजी मुद्दों पर हमारा नियंत्रण हो सकता है? बच्चों के डॉक्टर ने बताया कि जब तक मेरा बच्चा 5 साल का होगा तब तक उसे करीब 35 बार टीके लगाने होंगे, बूस्टर डोज सहित। 35 टीके। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि टीके में क्या क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि इसमें मूल बीमारी के अधमरे कीटाणु होते हैं जो उस बीमारी के लिए बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ कीटाणु अधमरे ही रहेंगे? वो मजाक उड़ाते हुए बोली कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जो आम लोगों की समझ के बाहर है। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे बच्चे की नसों में क्या जा रहा है, ये तो मुझे पता होना ही चाहिए ना। तो मैंने कई जगह जाके पता करने की कोशिश की और कई लोगों से बात भी की। मैं हैरान रह गई जब मुझे पता चला कि यह मुर्गी, गिनी पिग, मानव भ्रूण, बंदर के गुर्दे की कोशिकाएं, गाय का मवाद और घोड़े के खून के कल्चर में तैयार किया जाता है। केवल ये ही नहीं, इसमें खतरनाक रसायन जैसे पारा, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल, एमएसजी, एल्यूमिनियम और 20 और रसायन भी डाले जाते हैं। पारा एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे दिमाग में विकृतियां पैदा कर सकता है। फॉर्मल्डिहाइड तो एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन है जिससे कैंसर हो सकता है। एल्यूमिनियम एक धातु है जो हमारी नसों में पहुंचकर दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। इन सब खतरनाक चीज़ों का मिश्रण साथ मिलकर बच्चों के शरीर पर क्या असर डालता है, इस पर कोई प्रामाणिक शोध आज तक नहीं हुआ है। क्या इनके कोई विपरीत परिणाम नहीं है? तब स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने जवाब दिया कि ये तो बिल्कुल सुरक्षित है। पिछले 50 सालों से एक अनजान बीमारी रहस्यमय तरीके से बढ़ रही है, ऑटिज्म। यह एक विचित्र किस्म का मानसिक रोग है जिसमें बच्चे के दिमाग और शरीर का संबंध बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। जहां 1940 के दशक में अमेरिका में हर 10,000 में से एक बच्चा ऑटिज्म का रोगी था, वहां आज इसकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि औसतन हर 50 में से एक बच्चा ऑटिज्म का रोगी पाया जा रहा है। आज कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि टीकाकरण और ऑटिज्म की बढ़त में गहरा संबंध है। मेरी चिंता बढ़ती जा रही है।
इन सवालों पर मैंने जब डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बात की तो मुझे बताया गया कि टीकों के दुष्प्रभाव भले ही हों, लेकिन उनसे हम डिप्थीरिया यानी गलगोटू, मीजल्स यानी खसरा और चेचक जैसी खतरनाक बीमारियों को खत्म करने में सफल हो पाए हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये बीमारियां टीकों के कारण खत्म हुई हैं या अपना प्राकृतिक चक्र पूरा होने पर स्वतः ही खत्म हो गई? साथ ही सवाल ये भी उठता है कि जिन वायरसों के खिलाफ ये टीके बन रहे हैं, क्या वह वायरस वास्तव में पूरे खत्म हो रहे हैं या क्या वो वायरस अपना रूप बदलकर और ताकतवर बनकर सामने आ रहे हैं? इसी विषय पर काम कर रहे एक दोस्त ने बताया कि खेतों में कीटाणुओं को मारने के लिए हर साल जैसे कीटनाशक की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, उसी प्रकार टीकों को भी समय समय पर और ताकतवर और शक्तिशाली बनाना पड़ता है और उनकी मात्रा को भी बढ़ाना पड़ता है। मेरे एक समाजसेवी दोस्त ने मुझे कहा कि हमारी सरकार ने तो इन टीकों पर पूरी शोध और छानबीन करके ही इन्हें शुरू किया होगा। तुम्हें उन पर पूरा विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वासी मत बनो। तो मुझे विश्वास करना पड़ेगा उन 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जो पूरी दुनिया के लिए टीके बना रही हैं। यहाँ तक कि इन टीकों के बारे में अध्ययन, शोध और पॉलिसी के लिए भी यही कंपनियां फंड दे रही हैं। इस अरबों डॉलर के कारोबार में हमारे सरकारी अधिकारी भी गड़बड़ियों से कैसे अछूते रह सकते हैं? रोज रोज ब्रश क्यों करना पड़ता है? अगर नहीं करोगे तो सारे मुंह में होगा कीटाणुओं का हमला। सफेद दांत हो जाएंगे बिल्कुल काले भूत जैसे। सच? लेकिन बारिश की नमी में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु तेजी से इन फैलते हैं। कंपनियों का सारा धंधा जिस बुनियाद पर टिका है वो है कीटाणुओं का भय। मैं हूँ दाग, दिखता हूँ छोटा सा, पर छिपाता हूँ करोड़ों कीटाणु जो फैलाते हैं जॉन्डिस। लोगों में कीटाणुओं का डर फैलाना और उसे कायम रखना उनकी मार्केटिंग का मूल मंत्र है, जो फैलाएं सर्दी, जुकाम और डायरिया जैसी बीमारियां। हमारे शरीर और वातावरण में विचरण करने वाले ये नन्हे जीवाणु क्या गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं? हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा अगर जीवाणु है तो क्या उन्हें खत्म करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? याद है लुई पास्चर? स्कूल में बहुत बार इनके बारे में पढ़ते थे। वही पास्चर साहब जो उम्र भर कीटाणुओं को खलनायक बताते रहे। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में स्वतः स्वीकार किया कि बीमारियां कीटाणुओं से नहीं होती। उन्होंने कहा, रोग का मूल कारण शरीर की दूषित आंतरिक स्थिति और प्रदूषित वातावरण है। एक एनजीओ में काम करने वाले दोस्त ने बताया कि WHO की वेबसाइट में दिया गया है कि टीकों के बारे में उठाए जाने वाले सवाल और शंकाएं सब मिथ्या भ्रम है। अगर ये सही है तो अमेरिकी कोर्ट ने 2620 मामलों में टीके से होने वाले विपरीत परिणाम भुगत रहे परिवारों को आज तक कुल $200 करोड़ का मुआवजा क्यों दिया? WHO द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में यह लिखा है कि टीकाकरण के बाद कई विपरीत घटनाएं हो सकती है, जिनको उन्होंने नाम दिया है AEFI, Adverse Effects Following Immunization, यानी टीकाकरण के उल्टे प्रभाव। टीकाकरण से होने वाले गंभीर बीमारियों की सूची है यह। आखिर इन गंभीर खतरों की जानकारी हमें क्यों नहीं दी जाती? यदि ये सही है तो कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा? यह तो एक ज्वलंत मुद्दा है। अखबार, रेडियो और सैकड़ों टीवी चैनल, कोई इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे? जब मुझे पता चला कि दुनिया भर में बहुत सारे डॉक्टर, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, संस्थाएं और अभिभावक बहुत सालों से टीकाकरण पर सवाल उठा रहे हैं, तो मेरा संदेह और मजबूत हो गया। मैंने कई किताबें और वेबसाइट का अध्ययन किया। एक और भयानक खबर सुनने में आई है, GMO तकनीक से बने वायरस के टीके। GMO यानी जीन परिवर्तित जीवाणु। क्या इनके बच्चों पर होने वाले दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिणामों के परीक्षण हुए हैं? क्या उन परीक्षणों के नतीजे कभी अभिभावकों को दिखाए जाएंगे?
अभिभावक होने के नाते मेरे सामने यह सवाल बहुत स्पष्ट है कि टीके लगाने और नहीं लगाने में क्या क्या रिस्क हैं। टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है या घट रही है? ऐसे क्या क्या विकल्प हैं जो हमारे शरीर और वातावरण के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं? ये सवाल मुझे बहुत सता रहे हैं। इनके जवाब हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को तय करते हैं। इसी के चलते मैंने एक वेबसाइट तैयार की है जिसका पता है vaccineindia.wordpress.com। जितने जवाब मुझे मिल रहे हैं मैं यहाँ लिख रही हूँ। आशा है आप मेरे साथ इस खोज में शामिल होंगे।